Good morning dear students. We are doing chapter 2 structure of atom and in previous video we have discussed electromagnetic radiations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने पढ़ा कल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो प्रॉपर्टीज़ जो करैक्टरिस्टिक रिलेटेड थी वो भी हमने कल की. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हमें पढ़नी है लिमिटेशंस. तो हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मैं आपको समराइज़ करा रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ओरिजिन था, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस तब होती हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है. तो ये किसने बताया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था. और क्लार्क मैक्सवेल ने ऐसा भी बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वैक्यूम के अंदर से ट्रैवल कर सकती हैं. इनकी जो स्पीड रहेगी वो फिक्स रहेगी, दैट विल बी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड देन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह भी बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर था. तो बेसिकली आपने वहाँ पर ये देखा था कि जो तीनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करने के बाद हमने लाइट को पढ़ा था कि लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. तो हमने बताया था आपको कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. और उसमें हमने देखा था कि लाइट के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस थी. ठीक है, वो कब सेपरेट होती हैं? जब आप लाइट को क्या करते हैं, प्रिज्म के अंदर से पास करवाते हैं. तो जब लाइट को आपने पास करवा के देखा था प्रिज्म से तो आपने देखा था डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस थी वो क्या हो गई थी, सेपरेट हो गई थी. तो फिर हमें क्या देखना है यहाँ पर? हमें ये देखना है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी वो डिफरेंट किस वे में होंगी, क्योंकि उनकी स्पीड तो सेम है. स्पीड अगर सेम है तो वो किस वे में डिफरेंट होंगी. तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर रखती हैं और वेव की कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं. जैसे हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर. तो जो आपकी रेडिएशंस होंगी उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है. वेवलेंथ डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी. तो हमने क्या करना है, जो आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उनको हम अरेंज करने वाले हैं किसमें, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ. उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करने वाले हैं. और वो अरेंजमेंट कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम करेंगे एक बार पहले, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, उसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आइए एक बार पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका अरेंजमेंट है डिफरेंट रेडिएशंस का. तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं जैसे कॉस्मिक रेज हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम है. देन उसके बाद गामा रेज हैं, उसके बाद क्या है, एक्स रेज हैं, देन यूवी रेज हैं, देन विजिबल रीजन में जो रेडिएशन आती है जो हम देख पाते हैं, ठीक है, वो रीजन है. उसके बाद आ जाता है आपका इंफ्रारेड, देन आपके पास आ जाता है माइक्रोवेव, एंड देन लास्ट में आ जाता है आपके पास रेडियो वेव्स. तो ये जो आपकी रेडिएशन है इनकी सबकी स्पीड तो सेम ही होगी, जस्ट क्या है उनकी जो वेवलेंथ है या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है. तो ये हमने रेडिएशंस को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ. जैसे जैसे हम कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और अगर आप वापस आते हैं रेडियो वेव से, जब आप कॉस्मिक रेज की तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या है, जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्योंकि हमने पढ़ा था जो आपकी फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्योंकि C = आपने पढ़ा था
फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो सी तो आपका कांस्टेंट है, तो आप राइट कर सकते हैं, आप ये राइट कर सकते हैं सी 1/λ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम ये राइट कर सकते हैं। सी आपका कांस्टेंट है, तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो लैम्डा भी चेंज हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो लैम्डा भी चेंज होगी। ठीक है, मतलब वेवलेंथ और जो आपकी फ्रीक्वेंसी उसमें सीधा सीधा रिलेशन है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसा आप पढ़ते हैं। और जब आप वापिस आएंगे तो आप ये देखते हैं कि जब आप रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज की तरफ आते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, रेडिएशन की डिक्रीज हो रही है। तो इसी अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसमें जो आपकी विजिबल रीजन में जो रेडिएशंस आती हैं वो हम राइट कर लेते हैं। वो कौन सी होती हैं उसको आपने याद भी किया हुआ है, छोटी क्लासेस में ही आ जाता है ये टॉपिक। विब ग्योर करके आपने इसको याद किया होगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये आपने इस सीक्वेंस में याद किया होगा, जिसमें जो जो आपकी वॉयलेट रेडिएशन होंगी उनकी वेवलेंथ कम होगी लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी वॉयलेट रेडिएशंस होंगी वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी। ठीक है, और जो आपकी रेड लाइट होगी वो सबसे कम एनर्जेटिक होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो एनर्जी को बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैक्स प्लैंक थ्योरी के अंदर हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद हम बात करते हैं अब लिमिटेशंस की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम पढ़ रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर रखती हैं। तो अगर वेव नेचर रखती हैं तो कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो हम वेव नेचर मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो लिमिटेशंस हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह सकते हैं आप, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव्स आप ये भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोल देता हूँ, मतलब जो आपके जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। ठीक है, तो मैक्सवेल ने साथ में ये भी बताया था कि जो आपकी रेडिएशंस हैं अब वेव नेचर रखती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वेव तो हमेशा क्या है, कॉन्टीन्यूसली क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, कॉन्टीन्यूसली रेडिएटेड। ठीक है, और जब रेडिएशन एमिट हो रही होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। एक ही प्रॉपर्टी अगर मैं राइट कर देता हूँ तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हो रही तो वेवलेंथ भी कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो हम ये दो पॉइंट को अब जब इनमें देखते हैं, जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव थ्योरी की, तो वो क्या है कि एक तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक जो है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको नहीं समझा पाते। अगर ये बात है तो अगर सच में अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो कंटिन्यूसली वो रेडिएट नहीं हो रही होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसका वेवलेंथ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, जरूर वो चेंज होगा। तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप समझेंगे बच्चों। एक आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हमने पढ़ने हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में ये दो इफेक्ट है, हम इन दो ही इफेक्ट को पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कोई ब्लैक बॉडी होगी आपके पास। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप बच्चों देखेंगे कि आपके पास एक ऐसी बॉडी होगी, ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो ब्लैक इन कलर होगा। ठीक है, जो ब्लैक इन कलर होगा। अब आप एक क्वेश्चन करते थे कि जब समर होते हैं, समर का जब टाइम होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो आप ब्लैक क्लॉथ्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं, और उसका रीज़न क्या था? यस, क्या रीज़न था उसका?
उसका रीज़न ये था कि जो ब्लैक कलर होता है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने एक ऐसी बॉडी ली जो कंप्लीट ब्लैक थी, और कंप्लीट ब्लैक है तो जब आप इसे हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही परफेक्ट एमिटर भी होगा। यस, परफेक्ट एमिटर भी होगा, मतलब जो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएशन ये क्या करेगा, एमिट भी करेगा। बेसिकली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो ये कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कोई है नहीं जो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और सभी जितनी उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की है वो सारे की सारी रेडिएशन को एमिट भी कर दे। ऐसे हमारे पास कोई बॉडी है ही नहीं। हमने क्या लिया, जस्ट एक आइडियल कह सकते हैं आप कि हमने ये मान के चला है कि भाई हमारे पास एक बॉडी है जो परफेक्ट क्या करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और एमिट भी कर लेती है। तो जब हीट को दिया गया, हीट जब सप्लाई की गई इस ब्लैक बॉडी को, तो क्या होना था, हम यही मान के चल रहे हैं कि रेडिएशंस जो होंगी परफेक्टली एब्जॉर्ब होंगी, एंड आफ्टर सम टाइम जो रेडिएशंस जिसने एब्जॉर्ब की है, जो आपकी ये ब्लैक बॉडी है जो इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, उसको ये एमिट भी करेगा। ठीक है, तो जब ये जो रेडिएशन ये एमिट करता है, जो ये रेडिएशन एमिट कर रहा था, उस रेडिएशन को हमने ऑब्जर्व किया तो हमें ये देखने को मिला कि जब आप इसको टेम्परेचर देते हैं, जब आप टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके इस बॉडी के अंदर जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एनर्जी गेन कर रहे होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे होंगे। तो एक्साइट होकर वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे होंगे तो एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, एमिट कर रहे होंगे। तो हमने देखा जब हम लोअर टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे थे तो कुछ पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन ये क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था। उसके बाद हमने फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो कलर चेंज हो गया। उसके बाद फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो फिर कलर चेंज हो गया। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेडिएशंस ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम आयरन रोड लें, अब आयरन रोड अगर हम लेते हैं तो उसका कलर आप जानते हैं ग्रेइश सा कलर होगा। तो जब आप उसको हीट करेंगे, जब आपने टेम्परेचर दिया T1, तो क्या होता है, ये क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, राइट। उसके बाद जब हम टेम्परेचर देते हैं T2 टेम्परेचर देते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो रेड से अब उसका जो कलर हो जाता है वो येलोइश ऑरेंज हो जाता है, येलोइश ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा कलर आ जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अभी भी स्टॉप नहीं किया हीटिंग, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। टेम्परेचर T3 मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो T3 मैंने प्रोवाइड करवा दिया है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका मतलब ये होना चाहिए कि अब जो टेम्परेचर वो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा किया तो ये जो कलर था वो भी ख़त्म हो गया। कैसा कलर आ गया, वाइट आ गया। और फिर मैंने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर T4 तक मैं ले आया, मतलब और ज़्यादा हाई लेवल पे मैंने टेम्परेचर को रख दिया है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि जो आपका ये बॉडी थी, जो Fe आपके पास मेटल था, उसका जो कलर हो गया ब्लू हो गया है। ठीक है, अब ये तो वो रेडिएशंस हैं जो हम देख पाते हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रेडिएशंस आ रही थी, तो उसमें एक विजिबल रीजन आता है जो हम देख पाते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन से जो पहले की जो रेडिएशंस हैं या फिर विजिबल रीजन के बाद की जो रेडिएशंस है उन्हें हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये तो वो रेडिएशंस है जो हम देख पा रहे हैं। हो सकता है बाकी रेडिएशंस भी एमिट हो रही हो, यूवी रेडिएशन भी एमिट हो रही हो, क्या पता कॉस्मिक रेडिएशन भी एमिट हो रही हो, क्या पता ऐसा हो सकता है रेडियो वेव्स भी एमिट हो रही हो। तो वो रेडिएशंस तो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन जो हमें दिख रहा है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास जो आयरन था, आपने लोअर टेम्परेचर पे देखा कि वो रेड हो जाता है, जब आप उसको और हीट करते हैं वो येलोइश ऑरेंज हो जाता है, एंड देन फर्दर आप हीट करते हैं इट बिकम्स वाइट। और फिर आप और ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब प्रोवाइड करते हैं इसको, या आप ये कह सकते हैं आप और ज़्यादा हीट देते हैं, तो ये वाइट से ब्लू हो रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन को ग्राफ की हेल्प से हम समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पर ले लेते हैं बच्चों वेवलेंथ। ठीक है, और इस एक्सिस पर ले लेते हैं इंटेंसिटी को। ऐसा चल रहा है। तो देखिए ग्राफ आपको ये देखने को मिला।
ठीक है, ग्राफ आपको ये देखने को मिला T1 टेम्परेचर पर। ठीक है, T1 टेम्परेचर पे ये कह रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो आपका Fe है जब आप उसको हीट करते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं बच्चों, तो वो रेड कलर दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, जो आपका मेटल है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशंस वो सभी वेवलेंथ की एमिट कर रहा है, वो सभी वेवलेंथ्स को एमिट कर रहा है, लेकिन आपको रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये ब्लू भी शो कर रहा है, मतलब ये ब्लू कलर भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ब्लू रेडिएशंस जो हैं उनको भी एमिट कर रहा है, ऑरेंज भी एमिट कर रहा है, ठीक है, वॉयलेट भी कर रहा है। तो ये रेड कलर ही क्यों दिखा रहा है, ये रेड कलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो आपका टेम्परेचर T1 है उस पे ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसको हमने डिनोट कर दिया किससे, लैम्डा मैक्स से। लैम्डा मैक्स मतलब क्या है बेटा, लैम्डा इज योर वेवलेंथ एंड मैक्सिमम मीन्स उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे हम क्या करें, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर ग्रीन कलर डाल दिया, ठीक है, मैंने उसके अंदर ब्लू कलर डाल दिया, फिर मैंने रेड कलर डाल दिया। ठीक है, तो रेड कलर जब मैंने ऐड किया तो रेड कलर की अमाउंट मैंने बहुत ज़्यादा कर दी, बहुत ही ज़्यादा कर दी, एक्सेस कर दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर दी। और जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर मैंने डाला था, ग्रीन कलर या ब्लू कलर जो मैंने डाला था, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी क्या रही, कम रही, मतलब वो जो मैंने उनकी अमाउंट डाली है वो कम डाली है और रेड की बहुत ज़्यादा डाली है। तो ओवरऑल आपको जो कलर दिखेगा इस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, ऑलमोस्ट रेड जैसा दिखेगा। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कलर्ड बॉल्स हैं, ठीक है, मेरे पास कलर्ड बॉल्स हैं, रेड वाली कुछ बॉल्स हैं मेरे पास, रेड कलर की, कुछ ब्लू है और कुछ ग्रीन है। तो रेड का जो मेरे पास नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 बॉल्स हैं। ठीक है, 100 बॉल्स हैं। और ब्लू और जो ग्रीन कलर की जो बॉल्स हैं मेरे पास, उनका नंबर 2 और 3 है, मतलब 2 ब्लू बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, और मेरे पास 100 है। तो मैंने इनको क्या किया, मिक्स किया। अब मिक्स किया तो आप क्या देखोगे, कलर कौन सा ऑब्जर्व होगा आपको, यस ऑफ कोर्स रेड होगा ना। तो आप ये देखिए ग्रीन भी है उसमें, ब्लू भी है, लेकिन विजिबल नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब आपने टेम्परेचर T1 पर हीट किया तो आप ये देख रहे हैं कि रेड कलर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो रेड कलर शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वॉयलेट रेडिएशन, येलो रेडिएशन, ऑरेंज रेडिएशन या रेड रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। जस्ट क्या है कि जो आपकी रेड रेडिएशंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको ये कलर दिख रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जब मैंने टेम्परेचर T2 किया, जब मैंने टेम्परेचर T2 किया तो ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया, ग्राफ चेंज हुआ कुछ ऐसे। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, मतलब अब जो मैक्सिमम आ रही है मेरे पास, ठीक है, वो ये वाली वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, अब ये मान लो लैम्डा 1 मैक्स थी, अब ये लैम्डा 2 मैक्स है, क्योंकि ये T2 टेम्परेचर पे है। तो ऑफ कोर्स ये वेवलेंथ पहले वाली वेवलेंथ से डिफरेंट है, ये बात तो हमें दिख रही है, ग्राफ से दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है भाई। यहाँ पर देखो ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू कुछ है, यहाँ पर वैल्यू कुछ है, तो वेवलेंथ चेंज हुई है तो इसका मतलब रेडिएशन चेंज हो गई है, राइट। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि जो वेवलेंथ की इंटेंसिटी वो चेंज हो गई है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये जो पीक है ये थोड़ा सा और पीछे की तरफ आ गई। ठीक है, टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया तो ये पीक जो है पीछे की तरफ आ गई, ये लैम्डा 3 मैक्स किस टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे। तो आप क्या देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की रेडिएशंस देख रहे हैं। अब ऐसा अगर हो रहा है तो जब हमने ये सोचा कि जो आपकी रेडिएशंस हैं अगर उनका वेव नेचर होता तो आपको ग्राफ कैसा मिलता बच्चों, आपको ग्राफ कैसा मिलता, आपको ग्राफ ऐसा मिलता। चलो ग्राफ ये मिल रहा है, ठीक है, ये लैम्डा मैक्स है, ठीक है भाई,
ये आपका T1 है। T2 पे ग्राफ क्या मिलता, यही मिलता। T3 पे क्या मिलता, यही मिलता। T4 पे क्या मिलता, यही मिलता। मतलब यही तो मतलब था इसका, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, मतलब रेडिएशंस का कलर चेंज नहीं होगा। रेडिएशन का कलर चेंज हुआ है, इट मीन्स उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। तो अगर वेव नेचर ही होता तो ग्राफ ऐसा मिलता, लेकिन ग्राफ हमें ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वेव नेचर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वेव नेचर से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पाए। ठीक है, अब ऐसा अगर सोचा जाए कि आपकी ये जो रेडिएशन है, इसका मतलब ये है, बेसिकली कंक्लूजन हम इस पर आ रहे हैं कि जो आपकी रेडिएशन है वो वेव के साथ कुछ और करैक्टर क्या कर रही है, पोजेस कर रही है, कुछ और करैक्टर भी रख रही है। ठीक है, और उस करैक्टर को हमें पता लगाना है। ठीक है, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कि ये ग्राफ ऐसे क्यों आ रहा है बार बार। ठीक है, तो इसमें ये सोचा गया, ठीक है, इसमें अब मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट जो है वो कूद पड़ता है, मैक्स प्लैंक। इससे पहले क्लार्क मैक्सवेल की बात हो रही थी। क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि जो आपकी रेडिएशंस है वो वेव नेचर रखती हैं। फिर मैक्स प्लैंक कहता है कि मैक्स प्लैंक ये कहता है कि जो आपकी रेडिएशंस है ना, वो पहली बात तो कॉन्टिन्यूसली तो वो ट्रैवल करती हैं, कॉन्टिन्यूसली तो ट्रैवल करती हैं, वो तो बात ठीक है, बट इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये बात हमें समझनी है बेटा, मतलब जो रेडिएशंस हैं वो कॉन्टिन्यूसली तो ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन डिस्क्रीट पैकेट में कर रही हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, देखिए कुछ ऐसे है। मतलब जो क्लार्क मैक्सवेल है आपका, वो क्या कह रहा है, देखिए क्लार्क मैक्सवेल ऐसे कह रहा है कि रेडिएशन है ऐसे चल रही है। ठीक है, लेकिन मैक्स प्लैंक क्या कह रहा है, जो रेडिएशन है वो कैसे चल रही है, कॉन्टिन्यूसली तो चल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्क्रीट है। मतलब उसमें छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट्स हैं। ठीक है, एनर्जी के कुछ कुछ छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये जो पैकेट हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये क्या है, डिस्क्रीट पैकेट है। और हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी है, हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी है। ठीक है, मतलब जो ये रेडिएशन है, इस रेडिएशन की कुछ एनर्जी है। भाई ये जो आपकी रेडिएशन है, ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी फिक्स है। अब उसकी जो एनर्जी फिक्स है, तो वो कह रहा है कि जो एनर्जी है ये बटी हुई है, किस में, ये बटी हुई है किसमें, ये डिस्ट्रीब्यूट है किसमें, इन पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। और हर एक पैकेट में बराबर एनर्जी है। भैया अगर मान लो इसकी 1 जूल एनर्जी है, तो इसकी भी 1 जूल एनर्जी है, इसकी भी 1 जूल एनर्जी है, नेक्स्ट 1 जूल एनर्जी है। मतलब ये जो आपकी रेडिएशन है जिसकी कुछ फिक्स एनर्जी है, उसको हमने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो बटी हुई है। इस बटी हुई एनर्जी को आप क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसे आप कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और जो ये डिस्क्रीट पैकेट होता है, इसे मैक्स प्लैंक नेम देता है क्वांटा का। डिस्क्रीट पैकेट जो है, डिस्क्रीट पैकेट, ईच डिस्क्रीट पैकेट विच हैव सम एनर्जी एंड दैट डिस्क्रीट पैकेट इज नोन एज क्वांटा, उसे नेम दिया गया क्वांटा का। अब क्वांटा जो है वो कुछ एनर्जी पोजेस करता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, मतलब वो रेडिएशन का कुछ हिस्से का एनर्जी क्या रखता है, अपने पास रखता है। तो ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैक्स प्लैंक ने बताया। मैक्स प्लैंक ने फिर आगे बताया कि जो ये एनर्जी रखेंगे, ये जो आपके पैकेट्स होंगे, ये एनर्जी रखेंगे कुछ। ठीक है, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इक्वल टू एच न्यू। ई क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा, एच क्या रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने दिया था ये रिलेशन। ठीक है, प्लैंक ने इसमें ये देखा था जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट होती है, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, सी बाय लैम्डा के। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कह रहा है हर एक पैकेट की एनर्जी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये मैं राइट में कर देता हूँ। जो एच की वैल्यू रहेगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ये आपके जूल सेकेंड, ये आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब ये देखा जाता है बच्चों, ये जो आपका रिलेशन है ये आपको क्या दे रहा है, एक पैकेट की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे रेडिएशंस की मतलब उस रेडिएशन की एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं ये देखूंगा कि इस रेडिएशन के अंदर कितने पैकेट्स हैं और उन पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और हर एक की एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी तो फिक्स है हर एक पैकेट की। तभी तो हम क्या करें, क्वांटाइज्ड, मतलब ये बटी हुई है और सब में बराबर बटी हुई है। ठीक है, तो अगर मुझे पूरी रेडिएशन की एनर्जी निकालनी हो तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, NH न्यू करके, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू N दैट इज नंबर ऑफ क्वांटा, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, मतलब इस पैकेट की जो पैकेट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने जब ऐसा बताया तो हमने इसको ब्लैक बॉडी के साथ रिलेट करके देखा। ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, देखिए। ठीक है, ये तो पॉइंट्स हो जाएंगे जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, उसके पॉइंट्स हो जाएंगे कि प्लैंक ने ये बताया जो एनर्जी है, ठीक है, जो रेडिएशन है आपकी, पहली बात तो वो डिसकॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे पैकेट्स की फॉर्म में आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करते हैं वो पैकिंग चलती रहती है ना। ठीक है भाई, 1 बाय 1 ये पैकेट सबका मास बराबर, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी क्वालिटी बराबर, ऐसे चलता रहता है ना कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो वो हो जाता है डिस्क्रीट पैकेट में ट्रैवल करना। कुछ ऐसे ही ट्रैवल करती है आपकी लाइट। अब ये कहता है जो आपका क्वांटा है, मतलब जो हर एक पैकेट है उसकी एनर्जी है, वो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लैंक रिलेशन। ठीक है, और पूरी रिलेशन की भी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनदर प्लैंक रिलेशन इन विच n इज मल्टीप्लाई विद द प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी विच इज पोजेस्ड बाय वन क्वांटा। ठीक है, जो भी आपका क्वांटा जो होगा, जो पार्टिकल होगा, जिसे फोटोन भी कहते हैं, इस क्वांटा को फोटोन भी कहते हैं बच्चों, इसको फोटोन भी कहते हैं। तो ये जो फोटोन होगा इसकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो और कंप्लीट रेडिएशन की भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे वापस आएंगे, अब इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को समझते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ में हमने ये देखा, मैं सिर्फ दो टेम्परेचर को कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मान लो ये T1 है और ये T2 है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स ये है, ठीक है, लैम्डा मैक्स ये है और यहाँ पर लैम्डा मैक्स ये है। इसमें एक साइंटिस्ट और एक बात बताता है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे बच्चों तो जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज होती है, लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज होती है। मतलब लैम्डा मैक्स डिक्रीज होने का मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है वो कम होती है। देखिए, पहले लैम्डा की वेवलेंथ जो थी वो ज़्यादा थी, अब लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। इस चीज़ को यहाँ से समझिए, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेड, ठीक है, अब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद येलोइश ऑरेंज, मतलब टेम्परेचर और बढ़ाया और बढ़ाने के बाद क्या हुई, वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि येलो और ऑरेंज अभी आपने पढ़ा विबग्योर, तो रेडिएशन आर जो रेड रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, येलो और ऑरेंज की कम होती है। उसके बाद आगे बढ़े, मतलब ये वो टाइम था जब ये हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये ब्लू कलर की रेडिएशंस को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ब्लू और रेड को अगर आप कंपेयर कर लें तो देखिए ये लोअर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर है। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, और अब हाई टेम्परेचर पे जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये दिया था किसने, विन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे विन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने दिया था, और इसे कहते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ से हम ये देखते हैं बेटा कि जब आप हीट कर रहे हैं पार्टिकल को
जब आप हीट कर रहे हैं आयरन के पार्टिकल्स, उसको एनर्जी को लेके क्या कर रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, एमिट कर रहे हैं एनर्जी को। तो होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके जो भी बॉडी होगी उसके पार्टिकल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, तो देखिए इस चीज़ को समझिए बच्चा, हमारे पास ये लेवल है बेटा, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ठीक है। लेवल 1 से लेवल 2 में जाना है, एनर्जी फिक्स रहेगी भाई, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अगर लेवल 3 में जाना है तो आप देखिए, लेवल 3 में जाना है तो एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी ना, मानते हो। अब आप हीट कर रहे हो, पहले आपने लो टेम्परेचर पे हीट किया तो लेवल 1 से 2 में जा रहा था पार्टिकल, ठीक है। अब जब आप एनर्जी आप बढ़ा देते तो लेवल 1 से लेवल 3 में जाएगा। अब ऑफकोर्स ऊपर जाने के बाद रहेगा तो वो अनस्टेबल, तो वो क्या करेगा, वापस आएगा तो इस रेडिएशन को भी एमिट करेगा और इस रेडिएशन को भी एमिट करेगा, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। तो ये कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये जो जंपिंग होती है, मतलब हाई लेवल वाली जो जंपिंग होती है वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स फर्स्ट से थर्ड लेवल में जाना शुरू करते हैं, फर्स्ट से सेकंड में नहीं जाएंगे। अब आप ये सोच सकते हैं, देखिए एक डेटा की हेल्प से समझाता हूँ आपको। ये आपका पहला लेवल है, इसकी एनर्जी मान लो 0 है, इससे आप सेकंड लेवल पे गए तो एनर्जी चाहिए होती है 5 जूल, ठीक है। उससे अगले लेवल में जाना है तो 5 जूल और चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए, मैं अगर 10 जूल एनर्जी दूं तो वो ऐसे थोड़ी ना जाएगा कि भाई पहले 1 से मैं 2 में जाऊंगा, फिर 2 से मैं 3 में जाऊंगा। अगर मैंने 10 जूल एनर्जी दे दी है तो वो 1 से पहले 2 में जाएगा, रुकेगा और फिर 3 में जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो सीधा क्या करेगा, 10 जूल एनर्जी मिलती है वो सीधा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो हायर टेम्परेचर पे ये वाली जो ट्रांजिशन होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ये वाली ट्रांजिशन बढ़ जाएंगी तो फाइनली जो आपका इलेक्ट्रॉन गया है, जो भी एटम है इस ब्लैक बॉडी का, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन जो इतनी ऊपर गया है वो उतनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट भी करेगा, क्योंकि हमने कहा परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है, परफेक्ट एमिटर भी है। तो उतनी एनर्जी को जब ये एमिट करता है तो उतनी इंटेंसिटी के साथ करेगा। तो ये देखते हैं कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं बच्चों, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हाई फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हैं हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस थी उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो ट्रांजिशन ज़्यादा कौन से वाली होंगी, बड़ी वाली ट्रांजिशन होगी। बड़ी वाली ट्रांजिशन मतलब बड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब बड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूँ थोड़ी ना ऊपर ही रुके रहेंगे, वापस भी तो आएंगे। अब बड़ी एनर्जी जब उसने एब्जॉर्ब किया है, जिस इंटेंसिटी के साथ किया, उसी इंटेंसिटी के साथ क्या करेगा, उनको रिलीज भी करेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका कौन बताता है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है। तो हम ये मान के चलते हैं ये पार्टिकल्स जो हैं आपके, ठीक है, जो आपकी रेडिएशन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पार्टिकल नेचर रख रही है, तभी ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, समझिए इस चीज़ को। ये जो आपका पैकेट था इसकी एनर्जी थी, आपने क्या किया, इसकी एनर्जी बढ़ा दी। अब इसकी एनर्जी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई बच्चों इसकी, ठीक है। भाई हमने यही तो बोला कि जो E है, ठीक है, प्लैंक ने जो रिलेशन दिया वो ये था, ये तो कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे, जब आप हीटिंग कर रहे हैं तो एनर्जी आप ज़्यादा कर रहे हैं, एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, उसको स्ट्राइक कर रहे होंगे। ज़्यादा पार्टिकल्स उसको क्या करेंगे, ब्लैक बॉडी को स्ट्राइक करेंगे तो बहुत जल्दी उन पार्टिकल्स जो इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो वो एक्साइट करने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो उसको एमिट भी करेंगे। तो उसी इंटेंसिटी के साथ वो क्या करने शुरू कर देते हैं, एमिट करने शुरू कर देते हैं। तो मतलब अगर आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूर पॉसिबल होगा कि आपकी जो लैम्डा मैक्स है वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसे पॉसिबल हुआ बच्चों जब हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर रखती है।
अगर हम ऐसा कह देते हैं कि वेव नेचर रखते हैं तो वेव नेचर में तो ऐसा ग्राफ आ ही नहीं सकता बार बार। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आपको रेडिएशंस नहीं दिखेंगी, एक ही तरह की रेडिएशन दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें डिफरेंट रेडिएशन दिख रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर कर रही है शो, क्योंकि पार्टिकल नेचर शो कर रही है तभी हम कह रहे हैं कि वो इस तरह की डिफरेंट इंटेंसिटी दे रही है, ठीक है। तो ये तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आगे जाके एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, वो वेव के साथ पार्टिकल नेचर शो कर रही है, ठीक है। आगे रिलेट करेगा, आइंस्टीन रिलेट करेगा इस चीज़ को। अभी तो क्लार्क, मैक्सवेल और मैक्स प्लैंक की लड़ाई है, ठीक है। जो क्लार्क मैक्सवेल कहता है कि वेव नेचर है और मैक्स प्लैंक कह रहा है कि पार्टिकल नेचर है। अब एक और इफेक्ट जो इसकी हेल्प से ही हम समझेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों कि फोटॉन्स का स्ट्राइक होना और फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों आप ये देखते हैं कि जब फोटॉन्स मैंने आपको बताया क्वांटा है, तो वो क्वांटा जब मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हम वायर के थ्रू करवा दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेव के साथ वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। और कैसे कर रही है आज ये समझते हैं। देखिए हमारे पास ये सरफेस है मेटल का, ये मेटल सरफेस है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन क्या करता है, फोटोन स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये आपका फोटोन है, ठीक है। अब आप जानते हैं जो रेडिएशन होगी वो किस में आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, मतलब फोटोन 1 बाय 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो फोटोन 1 बाय 1 आ रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि जैसे पहला फोटोन इसके ऊपर टकराया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं इस फोटोन, मतलब जो मेरे पास रेडिएशन है उसका नेचर बदलता रहूँ मैं, एक बार मैंने रेड ले ली, ठीक है, रेड रेडिएशन, एक बार वॉयलेट ले ली, एक बार येलो ले ली, एक बार ऑरेंज ले ली। तो जब मैंने डिफरेंट रेडिएशन यूज़ करके देखी तो देखा कि कुछ रेडिएशंस में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या सेटअप किया गया था बेसिकली, आप ये देखिए सेटअप देख लीजिए बच्चों। एक इवैक्यूएटेड आपके पास क्या थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। उसके अंदर आपने बैटरी लगा दी, यहाँ पर एमीटर लगा दिया, और ये जो आपके पास प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट पर क्या कर रहे हैं, देखो इस प्लेट पर यहाँ से ऊपर से एक रास्ता छोड़ दिया जहाँ से फोटोन इसके ऊपर टकरा पाए। तो जो फोटोन इसके ऊपर टकराता है तो वो ऑफ कोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाते हैं। और यहाँ पे हमने लगा रखा है डिटेक्टर जो उनको डिटेक्ट करता है। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ और मूव करना शुरू कर दिया उस तरफ, ठीक है। और एमीटर में क्या आना शुरू हो गया, डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया, जिससे ये पता लगा कि फोटोन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, जब उनको मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाया जा रहा है। तो ये जो फोटोन था ये डिफरेंट रेडिएशंस का यूज़ करके देखा। तो जब डिफरेंट रेडिएशन का फोटोन यूज़ करके देखा तो हर बार रिजल्ट यही नहीं आया, मतलब कुछ रेडिएशन ऐसी थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही थी, ठीक है। तो वहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाला बच्चों, वहाँ से कंक्लूज़न ये निकाला कि
अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखना है तो जो आपकी रेडिएशन है उसका जो फोटोन है उसकी एनर्जी कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए वो क्या कर पाए कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। ठीक है, कम से कम इतनी एनर्जी इस फोटोन के अंदर होनी चाहिए कि मेटल के एटम के अंदर, अब सीधी सी बात है एटम में इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। अब इतनी एनर्जी कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए कि वो उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करे, बाहर आ जाए। ठीक है, तो इतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फोटोन के पास ये जो मिनिमम एनर्जी होगी, इस मिनिमम एनर्जी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, कम से कम फोटोन की थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। अब एनर्जी तो आप जानते हैं, एनर्जी तो किससे रिलेट हुई, एनर्जी किससे रिलेट हुई बच्चों, एच प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी से। अब ये तो कांस्टेंट है तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी चेंज्ड। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी को फिर कह दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कम से कम इस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को जब आप मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा आप पढ़ते हैं कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी आप इसको दें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम इतनी एनर्जी आप इसको दें कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा इसमें आप देखते हैं बेटा। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि ये जो फोटॉन्स जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। तो आप ये देखते हैं बच्चों कि अगर मैं फोटोन की एनर्जी चेंज कर देता हूँ, मान लो फोटोन की एनर्जी मैं कम ले आया, डिक्रीज कर दी, तो अब फोटोन जब इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता ही नहीं, मतलब यहाँ पे एमिटर में डिफ्लेक्शन देखने को ही नहीं मिलता। फिर मैंने क्या किया, फोटोन की एनर्जी बढ़ा के देखी, फोटोन की एनर्जी बढ़ा के देखी, मतलब रेडिएशन की जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उसको इंक्रीज कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के बाद ये देखा गया कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो दो काम कर रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का और दूसरा उसको मूव कराने का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन और साथ में उसकी मूविंग स्पीड। तो ये कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है जो आप दे रहे हैं रेडिएशन से, ठीक है, वो दो चीज़ों में यूज़ हो रही है। एक तो एच न्यू नॉट, ठीक है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू नॉट से डिनोट कर देते हैं कि भाई अगर आप इतनी ही एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बस इजेक्ट होगा। लेकिन उससे अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं तो वो एनर्जी यूज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, जो कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन ये बन जाता है कि ई जो होता है आपका वो हो जाता है एच न्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, और एच न्यू नॉट मतलब ये जो न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें से इसका कुछ जो हिस्सा है वो तो कंज्यूम हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, प्लस में काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², तो वो यूज़ हो रहा है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। एक ही रिलेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं बेटा, अगर इसका वेव नेचर ही होता तो इस तरीके से इजेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, हर वेव क्या कर रही होती, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही होती। ठीक है, हर रेडिएशन, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या कर रही होती, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही होती। ठीक है, दूसरी बात, पहले वो क्या करती, सरफेस के ऊपर अक्यूमुलेट होती और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन भी क्या थे, डिसकंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, ये दो फैक्टर, ये दो कंसेप्ट आपको ये बताते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उसका वेव नेचर के साथ पार्टिकल नेचर भी है। अब इसको रिलेट किया किसने, आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने ये बताया बच्चों
साथ ही बेटा इसको आप वर्क फंक्शन भी कह देते हैं, एच न्यू नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है, कई बार इस नेम से भी आता है। वर्क फंक्शन मीन्स कम से कम वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखने के बाद, मतलब क्लार्क कह रहा है इंटरफेरेंस दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेरेंस दे रहा है, डिफ्रैक्शन भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये वेव नेचर है, मतलब ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। अब मैक्स प्लैंक कह रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब ये पार्टिकल नेचर शो करे, ठीक है। ये कह रहा है कि ये तभी हो सकता है जब पार्टिकल नेचर हो। अब दोनों की बातें डिफरेंट है, ठीक है भाई। क्लार्क ये कह रहा है कि वेव की तरह ट्रैवल करेगा, प्लैंक कह रहा है पार्टिकल की तरह ट्रैवल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फिर आइंस्टीन इनमें एक रिलेशन बताता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें ड्यूअल नेचर है, ठीक है, ड्यूअल नेचर है। आइंस्टीन जो है वो रिलेट करता है इन 1905 में कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशन है बच्चों, उसके अंदर वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही प्रेजेंट है, वेव और पार्टिकल नेचर, ठीक है। इसको आगे हम एक कंसेप्ट और आएगा हमारा, ठीक है, उसमें हम रिलेट करेंगे, डी ब्रोगली का एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है, उसमें रिलेट होंगी दो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही रखती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात इनके न्यूमेरिकल्स की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स किस में से पूछे जाएंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी होगी, फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। देन आप ये पढ़ेंगे कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जिसमें क्या करना होगा, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना होगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, या फिर पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, या उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी हो सकती है, ठीक है। अब पार्टिकल, अब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। या बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं कि जिसमें आपका सिर्फ प्लैंक का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा कि ऐसे बोल दिया जाएगा कि जो आपकी रेडिएशन है, कोई रेडिएशन है, मान लो वो फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ है, उसकी रेडिएशन ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है, ये उसकी वेवलेंथ है। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब एनर्जी किसी भी रेडिएशन की अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास फॉर्मूला है E=h न्यू का, और जिसे मैं चेंज कर लेता हूँ hc/λ। तो लैम्बडा मुझे गिवन है, मैं कर लूँगा कैलकुलेट। आपके पास h की वैल्यू है, यस, आपके पास h की वैल्यू है, आपके पास c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बस क्या रह गया, नैनोमीटर में दे रखा है, मीटर में चेंज करने का काम रह गया, तो 400 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या हो सकता है रेडिएशन की क्या पूछ लिया जाए, रेडिएशन की एनर्जी दे दी जाए और उसमें बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ क्वांटा पार्टिकल्स को कैलकुलेट करिए, तो n पार्टिकल्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक जो फॉर्मूला है, और उससे पहले हमने जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है उसमें से न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है बच्चों। तो आप इन तीनों ही कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। देन हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रा का बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप स्पेक्ट्रा को समझ पाएँ, और जब आप स्पेक्ट्रा समझेंगे तो नील्स बोर का जो गिवन मॉडल था उसको भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हैं। अब सीधा जे थॉमसन रदरफोर्ड के बाद अगर आपको बोर मॉडल बताया जाता है तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास 9th का सिलेबस नहीं, अब 11th का सिलेबस है। तो 11th के सिलेबस में आपको ये समझाया जाता है ये चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक है। तो इनको हमें रिलेट करके समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, और
उससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी और बोर मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है।